हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पहले मैं बता चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर नॉट जस्ट लाइक ए लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो एन स्टाइल ऑफ ईटिंग, स्टाइल ऑफ टीचिंग, स्टाइल ऑफ रीडिंग, स्टाइल ऑफ एवरी एक्शंस वट एवर यू आर डूइंग इन द डेली लाइफ, उसको हम लोग स्टाइल को इंग्लिश कहते हैं। हमने इंग्लिश के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले आपको लेटर बताया था, आपको यह नोटिस करिएगा। लेटर्स 26 होते हैं। 26 लेटर्स आर कनेक्टिंग टू फॉर्म अ वर्ड, मीन्स 5 vowels and 21 is a consonant. Both are to be joined and to make a meaningful, that is called the word. वर्ड ज्वाइन किए, वर्ड ने बनाया फ्रेज। आपको फ्रेज बता चुके हैं, वाक्यांश, वाक्य का अंश। अब मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज द सेंटेंस। वो कहते हैं इसको फुल वाक्य, इसको हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य सबसे बड़ी कड़ी होती है। किसी भी अल्फ़ाबेट में आने वाले लेटर्स के मिलकर के सबसे बड़ी जो कड़ी बनती है उसको हम कहते हैं वाक्य। थोड़ी देर के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। लेटर्स को अगर बांट लें, एक ब्रिक्स जानते हैं, ईंट। आप बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती है, तो बिल्डिंग्स कैसे बनती है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल तो नहीं, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। ब्रिक्स जो होती, ब्रिक्स सीमेंट और सैंड दोनों के अटैचमेंट से बनती है एक छोटी सी दीवार। नोटिस करिए, किसी भी दीवार, सबसे बड़ी दीवार होती है वन साइड दीवार जो होती है, दीवार कैसे बनती है? ब्रिक्स से। हम केवल आई एम सेइंग अबाउट द ब्रिक्स आप मान लीजिए, सैंड मान लीजिए, वो रेता होती है, सीमेंट मान लीजिए। इन कनेक्शन से एक किसी दीवार को बनाया जाता है। मीन्स लेटर्स टू कनेक्टेड टू मेक अ वर्ड कनेक्ट होंगे टू मेक द साइड ऑफ द वॉल, माने आपकी चारों तरफ से दीवार को घेरा जाता है, तो चारों तरफ से दीवार को बना दिया जाएगा। और फाइनली जब उस पर रूफ डाल देते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, तो इट इज बिकम अ बिल्डिंग, वो मकान बन जाता है, रूम बन जाता है। उसी प्रकार से दैट इज मेक द हाउस। तो उसी प्रकार से आपके फाइनली जो लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। इसे हम सेंटेंस कहते हैं। बात सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो अपना पूर्ण अर्थ रखता हो, मीनिंग रखता हो, एंड आल्सो हैव, जो रखता हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट, कर्ता और कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता या उद्देश्य, प्रेडिकेट पार्ट कहलाता विधेय। आगे वाला मैंने एक चर्चा भी मैंने की थी कि वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, अभी मैं चर्चा करूंगा। तो विच हैव जो रखता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम बात कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ रखता हो, अर्थ में कोई कमी ना हो, और जिसके अंदर सब्जेक्ट कर्ता और प्रेडिकेट विधेय भाग भी हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जस्ट लाइक आई एम सेइंग अबाउट a black cat is on the table. I'm saying about a sentence because it has the meaningful things. A black cat, that is called the subject. Subject क्या है? कार्य को करने वाला। अगर उसमें क्रिया रखी है, बात में अगर क्रिया रखी है, तो उस क्रिया को करने वाला जो होता उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में आइडेंटिफाई किया जाए, उसे हम कहते हैं कर्ता। तीसरा आप मानिए किसी भी सेंटेंस को जस्ट लाइक ए फिल्म की तरह मान लें कि सेंटेंस हमारा पूरा फिल्म है, तो इस सेंटेंस का जो नायक होता है वह कर्ता है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या है? धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। माय डियर स्टूडेंट, स्मोकिंग जो कहलाती धूम्रपान करना, ये क्रियात्मक शब्द है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट नोटिस करिएगा कि जब उसका यूज किया गया है तो वो भी आपका एट प्रेजेंट मतलब वर्ब की फॉर्म बिकम ऐसे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात आती है अ ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली, इज ऑन द टेबल। तो दिस वन इज अ हीरो ऑफ द सेंटेंस और द वर्कर ऑफ द सेंटेंस, ये काम करने वाला। लेकिन क्या कर रहा है? इसके लिए आइडेंटिफाइंग, पहला हीरो, नायक, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। या अगर यहां पे काम आता है, जैसे मैं कहूं सपोज दैट राम इज प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स दैट इज द वर्ब प्ले। प्ले माने खेलना।
खेलना एक काम है। कैसे? हम एक बात नोटिस कर लीजिएगा, हिंदी वाले वाक्य शब्दों में जो क्रियात्मक वाक्य होते हैं, क्रिया होती है, उसमें औसतन प्राह ना ही आता, बिना ना के नहीं आता। किसी नाम के वाले में, किसी व्यक्ति का नाम में ना आया हो तो उसको आप कहते हैं क्रिया। हिंदी वाले वाक्य शब्दों में जितने भी शब्द होते हैं, अगर वो क्रियात्मक शब्द हैं, क्रिया है, क्रिया माने काम को, विच डिनोट एन एक्शन, दैट इज कॉल्ड द वर्ब। क्रिया को, एक्शन को बताते, किसी एक्शन को बताते, तो उसमें औसतन ना आता। तो प्ले माने खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम एक ऐसा व्यक्ति है जो खेलने का काम कर रहा है, इसलिए इस राम को हम लोग क्या कहेंगे? कार्य को करने वाला। कार्य कौन सा है? खेलना। इस खेलने वाले काम को करने का काम कौन कर रहा है? राम। इसलिए राम क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की परिभाषा एक और आई कि कार्य को करने वाला हमारा सब्जेक्ट कहलाता। दूसरा, जिसके बारे में कहा जाए, क्या? ऑन द टेबल, टेबल पर है इस माने आपको बता रहा, दैट इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज आल्सो कम इन द वर्ब। वर्ब के भी रूप में आता है। वर्ब में दो होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज और आपकी इसको लिंकिंग शब्द भी कहते हैं। लिंकिंग माने जोड़ना। अब ब्लैक कैट एक काली बिल्ली, ऑन द टेबल माने टेबल पर है, आपका कनेक्शन का काम कर दिया, जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया। क्रिया ना वाक्य में आकर के सहायता। तीसरा कहलाता है टेंस शोइंग वर्ब, यह काल को भी प्रदर्शित करती है। इस बता रहा है हमारा या प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में इसके, और मूल नाम इसका होता है ऑक्सिलरीज। इसका मूल जो नाम होता है वो एक्चुअल ऑक्सिलरीज ही होता है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बताया कि आपको जिसके बारे में कहा जाए, ऑन द टेबल, टेबल पर कौन है? हम कहें एक काली बिल्ली। टेबल पर कौन है? एक काली बिल्ली। तो टेबल पर होने वाली बात किससे कही जा रही? काली बिल्ली से। तो काली बिल्ली के बारे में इसमें दृष्टिगत किया जाए, इंट्रोडक्शन किया जाए किसी भी सेंटेंस में, जिसके बारे में कहा समथिंग, से टू समथिंग अबाउट इन द सेंटेंस, दैट इज। और या तो वो व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, किसी काम को कर रहा हो, अगर क्रिया होगी तो काम करेगा, और क्रिया नहीं होगी तो किसी भी पीछे वाले शब्द को जो कहा जाएगा उसके किसके बारे में कहा जा रहा है, दैट इज। तीसरा होता है आपके हु से, जैसे हम कहते हैं हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आंसर होगा राम। हु इज ऑन द टेबल, अब ब्लैक कैट। तो हु क्वेश्चन को राइज करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट पार्ट। तो मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में अभी हम बाद में जाएंगे। हम केवल आपको यह समझाना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो अपना पूरा अर्थ रखता हो। इसमें कहीं अधूरी की बात नहीं है, वो फ्रेश था जिसमें अधूरा अर्थ था। हमने कहा आपके लास्ट में मैंने एक चीज आपसे कह दी थी, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। अब ये शब्दों का समूह हो सकता है, अपना पूरा अर्थ नहीं है। एक गिलास पानी ठीक है, 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड टू मेक अ फेस, लेकिन कंप्लीट नहीं है। अगर हम कहते हैं आई वांट, मैं चाहता हूं, यहां पर करना आई वांट, मैं चाहता हूं, अब इसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे जमीनी को, यह आपका पूरा सेंटेंस। नोटिस कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं कलर से यूज किए जा रहा हूं तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने बात कही यहां से अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इस ग्लास ऑफ वाटर के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं, आई वांट, मैं चाहता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं? अ ग्लास ऑफ वाटर, बस आपकी यही मीनिंग होगी। फेस से सेंटेंस बनने में फेस क्या होता है आपका? मीनिंगफुल नहीं होता, अनमीनिंगफुल होता है। लेकिन उसके आगे जो ही 2 और मोर देन 2 वर्ड्स लग जाए या सिंगल वर्ड भी आ जाए और वह आपकी मीनिंग बना दे, पूरा अर्थ निकल आए, तो ऐसे स्थिति में वही फेस आगे बढ़ करके सेंटेंस हो जाता है। नोटिस करिए, वर्ड से बना फेसेस, फेसेस को अगर हम कंप्लीट कर दे, अनकंप्लीट दैट इज कॉल्ड द फेस, एंड कंप्लीट दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। बस इतना अंतर होता है, कंप्लीट और अनकंप्लीट, पूर्ण अर्थ तो सेंटेंस। अब होता है टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने आते हैं? तो वाक्य आपको कई मिलेंगे, कई प्रकार के वाक्यों की चर्चा की जाएगी, सो मैनी वाक्य बनेंगे। आपको नोटिस कर लीजिए, वाक्य आपके प्राह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बहुत से लोगों का मानना है ऑब्जेक्टिव व सेंटेंस को असर्टिव और इंट्रोगेटिव में विलय भी मानते हैं, लेकिन चूंकि हम 5 प्रकार के पढ़ा के समझेंगे कि 5 प्रकार के कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में पार्ट ऑफ स्पीच पर बात करेंगे, वो बाद में आएगी।
टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, वो हम अभी याद करते हैं। तो आपने इतनी चीज समझ ली होगी कि हमारा नोटिस कर लिया होगा कि शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अगर अपन बात करते हैं तो शब्दों का समूह होता है, पहली कंडीशन। दूसरा होना चाहिए कंप्लीट सेंस, दूसरी कंडीशन है पूर्ण अर्थ होना चाहिए। पहले शब्दों का समूह हो, दूसरा कंप्लीट सेंटेंस, आपका पूर्ण अर्थ हो, मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग। तीसरी कंडीशन आपकी होती है उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अगर वह तीन कंडीशन रखता है, तीन कंडीशन को फॉलो करता है, तीन कंडीशन रखता है, तो उस हमारे इस सेंटेंस को, उस जो शब्दों का समूह है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। नोटिस कर लीजिए, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह हो, कंप्लीट सेंस हो, पूर्ण अर्थ रखता हो, दूसरी कंडीशन, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट हो, कर्ता भी हो और उद्विधेय दोनों ही हो, कर्ता उद्देश्य हो और विधेय हो, तब उस हमारे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। जस्ट लाइक अ ब्लैक कैट इज ऑन द टेबल, माई एल्डर ब्रदर हैज इसमें these are, देखिए my elder brother, that is the subject, this one is called the predicate part। अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक आएगा। My dear students, I am telling about the students who is sitting and seeing this videos। आप इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, क्योंकि मैं इसमें से ऐसे लेके चलूँगा कि क्लास सब 6 भी आए, 7th भी आए, 8th भी आए, उसमें आपके टॉपिक पे क्या आएगा, ये जो पार्ट हम लोग अभी सेंटेंस की बात करते हैं ये सब जगह है। आप अगर बात करेंगे तो 3rd से भी स्टार्ट हो जाता है, 3rd 4th 5th से, 3rd के बाद 4th 5th तो है, 6th 7th 8th में चलेगा। लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो वो 9th 10th का विषय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो 6th 7th 8th में आएगा, और हम कह देंगे इसको सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, तो वो आपका 9th 10th के लिए होगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप यहीं से स्टडी करके चलें ताकि आपकी समय के साथ तैयारी होती जाए। तो मैंने बात कही कि यहाँ पे वही आया 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हो गया, पहली कंडीशन है। इसका मतलब निकल रहा माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई हैज किल्ड स्नेक, उन्होंने क्या कर दिया, मेरे बड़े भाई ने सांप को मार दिया। मैंने यहाँ पे हैज बता रहा है, प्रेजेंट में हमारा है, और काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, माने परफेक्ट। तो यहाँ पे पास पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस भी बता रहा। तो ऐसी कंडीशन है, तो हमारा शब्दों का समूह हो गया, अपनी मीनिंग निकाल रहा है। दूसरी कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, ये वाला है सब प्रेडिकेट है। ऐसी स्थिति में इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। ओके, थैंक्स। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द फर्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज काइंड और टाइप ऑफ सेंटेंस। काइंड मीन्स प्रकार, टाइप मीन्स प्रकार होता है। तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बात आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ काफ़ी समय पहले, देयर इज द 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। Nowadays, objective sentence just reduces and it is integrated into the assertive and interrogative। ऑब्जेक्टिव को हटा करके औसतन अब 4 सेंटेंस ही बचे हैं। इस ऑब्जेक्टिव को असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विलय कर दिया गया, समावेश कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया। कारण क्या था, यह इच्छा या कामना सूचक के वाक्यों को बताते थे, जैसे मॉम मे गॉड ब्लेस यू, यू गो टू हेल, यू मे गो टू हेल। तो ये सब जो होते थे इनमें अक्सर मे का प्रयोग किया जाता था। आशीर्वाद, अभिश्राप आदि शब्द से ये अलंकृत थे, प्रयोग किया जाता था। इन सेंटेंस को कम करने के प्राह इस उद्देश्य को लेते हुए या दृष्टिगत रखते हुए इस कामना सूचक जो वाक्य था ऑब्जेक्टिव को, इसको असर्टिव, ऐसे सब्जेक्ट अभी मैं चर्चा करूँगा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। आइए चर्चा करते हैं 1 बाई आफ्टर। असर्टिव सेंटेंस को आगे 2 हिस्से में बांटा जाता है, एक कहलाता अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा कहलाता नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी 2 टाइप में बांटा जाता है, यस नो टाइप, हाँ नहीं प्रकार का, इस क्वेश्चन को केवल इंट्रोगेटिव कहते हैं। दूसरा कहलाता इंक्वायरीज, इंक्वायरी से WH, इंक्वायरी से WH,
इनको कहते हैं या WH टाइप भी कहा जाता है। इन्हें पूछताछ वाले यानी जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। दूसरा कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। माय डियर स्टूडेंट नोटिस करिए, डबल इंट्रोगेटिव कैसे करें। WH हेल्पिंग वर्ब तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क का काम करती है, उसके आगे WH भी आगे आ जाता है। वन इज इक्वल टू 2, तो जिसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। इस प्रकार से जो आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दीज आर द टाइप ऑफ द सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग अबाउट द असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव को हम लोग कहते हैं साधारण या वर्णात्मक भाव। मैंने किसी भी, मैं हिंदी को समझाऊंगा फिर इंग्लिश को समझाऊंगा, क्योंकि एक एक को स्पष्ट करने के लिए आई नीड सम स्पेस, मुझे कुछ स्पेस की आवश्यकता होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ से मैं साफ किए दे रहा हूँ, इसको फिर हम असर्टिव को बाद में फिर हम आपको डिटेल में बता देंगे, तो ताकि मुझे स्पेस मिल सके और स्पेस लेकर के मैं आपको डिटेल में हर टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको बता सकूँ। तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ, आपने देख भी लिया होगा, बहुत वीडियो का आप बीच में पॉज कर लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएंगे, आगे फिर वापस चर्चा करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस एक्चुअल होते हैं किसी भी बात को प्रेजेंट करना। मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं टेलीविज़न देखता हूँ, वह मेरे घर आता है। इस प्रकार से वाक्य को केवल किसी भी कंडीशन को देख करके जो हम सेंटेंस प्रस्तुत करते हैं। देखिए मैं आपको कहूँ सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं थोड़ा सा डीपली जाना चाहता हूँ। जब भी किसी प्रकार की कोई स्थिति आई, जैसे मैंने बात की, कोई बात थी, मैंने देखा कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पिटाई कर रहा था। मैंने कहा राम श्याम को पीट रहा है, ठीक है। इसी वाक्य में अगर मैं नकार देता हूं कि मुझे लगा नहीं ये तो गलत था, वो पीट नहीं रहा था, वो तो यूं ही खेल रहा था, तो हमने कहा राम श्याम को नहीं पीटता है। दोनों प्रकार के बाद जब विवरण का काम देते हैं, किसी भी क्रियाशील को, किसी भी विस्तृति को, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द की प्रस्तुति की जाती है वह हमारी असर्टिव मार्क कहलाती है। वह सभी सेंटेंस वाक्य लेकर के हिंदी में असर्टिव में रखे जाते हैं, इंग्लिश में भी असर्टिव रह जाती है, या ऐसा कहें इसमें खेल केवल हेल्पिंग वर्ब का है। माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं चर्चा करूंगा, आपको नोटिस करके बताऊंगा 3 मिनट। दूसरा स्थिति क्या होती है? वह सब वाक्य हमारे असर्टिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या कहलाते हैं? अब मैं क्या, मुझे क्वेश्चन पूछना था, मुझे कोई चीज़ पूछना था। सपोज दैट मेरा एक छोटा सा चाइल्ड था, वो चाइल्ड नहीं मिल रहा, मेरा चाइल्ड था राज, तो मैं कहूँ क्या आपने राज को देखा है? माई चाइल्ड नेम इज जस्ट राज। या हम ऋतु की बात कर लें, मैं पूछूं कि क्या आपने राज को देखा है, जब वह प्रश्न, वह ऐसा वाक्य जिसके पूछने से, जिसके कहने से जब आप हमें उत्तर देते हैं, हमसे उसका उत्तर देने का काम करते हैं, उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में आपका कहलाता प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक वाक्य कहलाता है। जब हम किसी बात को कहते हैं तो आप कहेंगे हाँ मैंने राज को देखा। मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया? आप उत्तर देंगे हाँ खाना खाया। अगर खाना नहीं खाया तो कहेंगे नहीं हमने खाना नहीं खाया। इसीलिए इन वाक्यों को कहते हैं यस नो टाइम। मैंने अभी हाल आपको बताया। दूसरा पूछे आपने क्या खाया है? अब यहाँ फंस गए आपको। जब हमने आपसे पूछ लिया आपने क्या खाया, तब आप किसका विवरण देंगे कि अब हमने खाया क्या है? दाल खाई सर, चावल, रोटी, राइस जो भी हमने खाई। आई एम टेकिंग वेजिटेबल पर्ल्स, दैट इज ब्रेड एंड सम राइस। तो आप पूरा विवरण देंगे, आप उसके बारे में बताएंगे। इस शब्द को कहते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव या इंक्वायरीज क्वेश्चन भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन वाले वह शब्द जब हम किसी भी वाक्यांश को बोलते हैं, आपके समक्ष रखते हैं, जब उस वाक्य का उत्तर भी आप हमें वाक्य के माध्यम से देते हैं, तो वह कहलाता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। नोटिस करिएगा। और अब मैं हिंदी को आइडेंटिफाई करने जा, और जब किसी भी चीज के विवरण के बारे में बताते हैं, मैं बताता हूं सूर्य पूर्व में उदय होता है, सनराइज इन द ईस्ट। आई एम सेइंग जस्ट अबाउट आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा था, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। द स्टूडेंट आर प्लेइंग गेम्स, स्टूडेंट गेम्स खेल रहे हैं। वी आर वाचिंग टीवी, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब किसी भी सेंटेंस को हम प्रकट करते हैं दूसरे को केवल इंक्वायरी करने के लिए कि भाई आप समझ लें कि मैंने इसको ऐसा कर रहा हूँ, तो वहां पर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द को कहते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। दूसरे हिसाब से सीखो। नंबर 1 केवल प्रस्तुति करना, दैट इज ओनली प्रेजेंटिंग। यू आर प्रेजेंटिंग एनी सेंटेंस, नो इंक्वायरीज एंड नो अदर मेंबर, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। सेकेंड वन, इसके लिए एक रूल ऑफ रहता है। अगर हम रूल के हिसाब से ग्रामेटिकली समझ के चलें तो जब सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड द टेंसिंग वर्ब एंड द लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी।
वर्ब की फॉर्म हो सकती है कोई भी चीज, हो सकती है किसी बात में वर्ब की फॉर्म होती है या नहीं होती। क्रिया की अवस्था में होता 4 होती, बी की फर्स्ट, बी की सेकंड, बी की थर्ड, बी की इंग। बी की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट, मतलब आप मानते हैं इंडेफिनिट माने कार्य की शुरुआत होने वाली सेंटेंस में हो जाती। बी की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की केवल अफर्मेटिव में प्रयोग होती है। बी की थर्ड फॉर्म क्रिया की समाप्ति, कार्य की समाप्ति को दर्शा करती है, परफेक्ट सेंस। और बी की इंग कंटिन्यूस माने लगातार वाले वाक्यों में इस्तेमाल की जाए, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस, वो बात अपन चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता, हो भी सकता, नहीं हो सकता। 1 2 3 क्या करें, कोई पार्ट बहुत सारी हो सकती। तो मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब जिन केवल खेल है, केवल हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करना, सबसे ज्यादा खतरनाक है हेल्पिंग वर्ब। नोटिस कर लीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है, ऐसे वाक्य हमारे असर्टिव कहलाते हैं। अब इसमें नॉट और नेवर हो या ना हो, नॉट नेवर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट नेवर नहीं आएगा तो असर्टिव का अफर्मेटिव रहेगा। असर्टिव का अफर्मेटिव को असर्टिव ही कहते हैं, ये भी नोटिस करके चलिए। तो आप ये बात नहीं, सबसे बड़ी अगर हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश में अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात हम बता सकते हैं, वर्ब की फॉर्म हो भी सकती, वर्ब की फॉर्म नहीं भी हो सकती, ये नोटिस कर लीजिए। दोनों मैंने मिसाल निकाला, जैसे मैं लगा राम इज इन द क्लास, राम इज कोई भी चीज हो सकती है, राम इज ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, कोई भी चीज हो सकती है। तब यह बात करते हैं कि आपकी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद माय डियर स्टूडेंट आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों वाक्यों के बारे में अगर हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर के सोचना चाहे, कौन सा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब जिसके बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद आएगी तो बात असर्टिव होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी तो बात इंट्रोगेटिव होगा, और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को भी नहीं लेके आएगा। हेल्पिंग वर्ब ये कहता है, इसको मैं समझिए, मैं जस्ट आई एम यूजिंग वर्ड जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब जस्ट लाइक ए मैन, द पावरफुल पर्सन। हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग आफ्टर द सब्जेक्ट, द वर्ड इज assertive and we are using the sign full stop. Helping verb come above than subject, or the front of the subject, या first place of the subject. Then this verb is called the interrogative and using the sign that is a question mark. And when helping verb is not coming, then helping verb say to subject that you are also not coming in the sentence. Both are not coming in the sentence means that is starting verb be की first form plus object plus 1 2 3 means other complement. This verb is called the imperative sentence. That is the body structure of the sentence. किसी भी सेंटेंस का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, किस ढंग से होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम सेइंग अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता हूं। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद आती है, द हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग आफ्टर द सब्जेक्ट, it means it is a assertive sentence, and in the sentence using not and never, it is called the negative, and not using not and never, then it is called the assertive affirmative. Assertive का affirmative means assertive. And the second one is a helping verb coming. Helping verb means anything. Helping verb के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे, सहायक क्रियाएं क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब आप जान लीजिए, वो शब्द जो टेंस को बताते हैं, इज एम आर, बाज वर्ब, हैज हैव, हैड, और इसका डज डू, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। अभी इसके बारे में पूरी चर्चा करके बताऊंगा, तो अभी चर्चा करेंगे। वो सहायक क्रिया जो किसी भी वाक्य में टेंस का बताने का काम करती हैं, वाक्य को जोड़ने का काम करती हैं, काल को प्रदर्शित होने का काम करती हैं, वो सब सहायक क्रिया, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम आई एम यूजिंग जस्ट ला हेल्पिंग वर्ब, उसी की तरह हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इसे कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस कहलाते हैं, होते असर्टिव जैसे हैं, लेकिन असर्टिव के आगे किसी भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन वो किसी ना किसी दशा को वर्णन करते हैं। जस्ट लाइक हुर्रे, हुर्रे आई कैन विन द मैच। मैंने कहा असर्टिव बात बोला, आई कैन विन द मैच, आई विन द मैच, मैं जीत गया। ओह ही डाइड, आप देखिए ही डाइड, ही डाइड के बारे में बात कर रहा हूं, वो असर्टिव है, लेकिन हमने एक शब्द लगा ओह आश्चर्य, तो जहां पे आश्चर्य आता है, यूजिंग द अंडरस्टैंड, देन these are the word are called the exclamatory, and optative sentence are the sentence which is filling the internal, just like a may you God bless you,
हमने कहा भगवान तुम्हारी सुरक्षा को, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेवन, तुम स्वर्ग में जाओ। तो हमारी इच्छा से, कामना से, अंदर से, भावनात्मक से प्रस्तुत होते हैं, वो सब बात हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव को आपके असर्टिव, और अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आती तो इंट्रोगेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती तो असर्टिव में विलय कर दिया जाए। अब आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, आपको केवल 4 ही टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस मिलेंगे, आप नोटिस करिएगा। और वैसे हम चाहते थे कि आप 5 पढ़ें, 5 जानें। दोबारा फिर एक बार मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। फर्स्ट इज कॉल्ड द assertive sentence, second one is interrogative, third one is imperative, fourth is exclamative, 5 is optative. There are, whenever you are reading in the nowadays and you are studying just like in 9th or 10th, then you are seeing only there are the 4 type of the, or 4 kind of the sentence, that is starting from assertive, interrogative, imperative and exclamative. What is the assertive sentences? Assertive sentences are the sentences whenever I am saying about the simple line. When I saw any activities is doing any points, then that activity is going to present in a sentence, that is called the sentence. कोई भी कार्य हो रहा है, उस कार्य को अपने शब्द में, सेंटेंस में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सेंटेंस को ही असर्टिव कहते हैं। अब अगर उस सेंटेंस के हम विरोध में बोल दें कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा, हमने कहा राम किताब पढ़ता है, ठीक है, राम इज रीडिंग, दैट इज कॉल्ड द असर्टिव। जस्ट लाइक राम इज, मैंने देखा somebody is reading, अब कोई किताब लिए पकड़ा तो मैं वहां पे गया, मैंने देखा हाँ भाई what are you doing, तो वो देख रहा हूँ कि वहां पे किताब ली, तो मैंने उस चीज को, सपोज आई एम कमिंग एंड सीइंग द थर्ड पर्सन, मैं वहां से आया और तीसरे से मैं कह रहा हूँ, वो व्यक्ति था उसके पास मैं खड़ा था, उसकी एक्टिविटीज देखी मैंने, तीसरे को मैंने कहा, ये डायरेक्ट में चला जाता। तो माय डियर स्टूडेंट, इस शब्द को जो हम कहेंगे तो हम कहें राम इज रीडिंग अ बुक, सपोज दैट, मैंने ऑब्जेक्ट भी यूज कर दिया। मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी विवरण को हम दे रहे हैं, किसी भी कंडीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द असर्टिव। अब अगर मुझे कहना कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहा था, मैं गलत देख रहा हूं, तो मैंने इसकी इस्तेमाल कर दिया कि नॉट, तो राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, दिस वन आल्सो कॉल्ड द असर्टिव सेंटेंस। बट देयर इज द टाइप टू टाइप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव माने सकारात्मक, स्वीकारात्मक, राम किताब पढ़ता है, मुझे स्वीकार है, सकारात्मक, सकार है, सही है शब्द। नकारात्मक या निधेशात्मक, नकारात्मक, नकार, नो, राम इज नॉट रीडिंग, राम किताब नहीं पढ़ता, निषेध हो गया, मना कर दिया। बोथ आर द टू सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ द असर्टिव, आर द टाइप ऑफ द असर्टिव। मीन्स नंबर 1 दैट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और निधेशात्मक, both are to be the part of the sentence. अब आता है आपका interrogative. What is the interrogative? I am saying about the, I am just, is that is called the helping verb. इसको मैं बाहर निकाल के लाऊंगा, कैसे बन गया? इज राम रीडिंग अ बुक, next is and using the question mark. इज राम रीडिंग अ बुक, हमने इससे कहा इज तो कर रहा था हमारा टेंस वही का काम। माय डियर स्टूडेंट, इज जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी भी वाक्य में टेंस को बताते हैं। नंबर 1, आवश्यकता अनुसार वो लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं, जोड़ते भी हैं। सेकेंड वन इससे, और सहायक माने क्रिया की सहायता करते हैं, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्चुअल इनका मूल नाम जो होता है वो होता है ऑक्सिलरीज। Auxiliary divided into 2 types, that is the primary auxiliaries and the modal auxiliary. Primary auxiliary has the 3 groups: do, be, have. Do माने does, do, did. Be is, am, are, was, were. Have, has, have, had. And another is modal. Modal means will, would, shall, should, can, could, may, might, must. These are called the auxiliaries. And these auxiliaries in divided into the 2 parts, that is the primary and the modals. एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली, टेंस शोइंग वर्ब, टेंस को बताने वाली, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली। तो मैंने कहा भाई हेल्पिंग वर्ब से, भैया मेरे पास एक प्रश्न मुझे पूछने का काम करना, प्लीज कैन यू हेल्प मी। उसने कहा यस आई कैन हेल्प यू। हेल्पिंग वर्ब मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप टेंस को तो बता रहे हैं, आप प्रश्नवाचक का भी एक काम कर दीजिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कौन सा हमारा फर्क। तो मैंने उसको यहां से निकाल करके आई पुट इज एट द टॉप एंड हियर इज बिकम एज इज राम रीडिंग अ बुक, इज यूजिंग जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क। ये हेल्प टेंस डूइंग वर्ब तो था ही, टेंस को तो बता रही थी, लेकिन बताने के साथ मैंने इसको एक काम और दे दिया। अब यह क्या करने लगी, अब मुझसे प्रश्न पूछने का काम करने। हमने कहा इज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम पढ़ रहा है? अब उत्तर देंगे यस, अगर पढ़ रहा था यस राम इज रीडिंग बुक, नो राम इज नॉट रीडिंग बुक। जब आप नो का प्रयोग करते तो टू टाइम्स यूजिंग द नेगेटिव वर्ड, दैट इज कॉल्ड नो एंड नॉट, नो और नेवर। नो, राम इज नेवर रीडिंग, राम किताब कभी नहीं पढ़ता। राम इज नॉट रीडिंग, राम किताब नहीं पढ़ता, यानी माने एट प्रेजेंट, और नेवर मीन्स कभी नहीं, माने इन द स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड द लास्ट ऑफ ही इज नेवर रीडिंग द बुक, दैट इज कॉल्ड द यूजिंग द वर्ड नेवर। तो मैंने एक काम और दिया, तो दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव। इस शब्द को कहते हैं यस नो टाइप। क्यों कहते हैं इज राम रीडिंग अ बुक, तो आंसर होगा इसका यस। अगर किताब पढ़ रहा तो आप बोलेंगे यस राम इज रीडिंग बुक, यस। और अगर नहीं पढ़ा तो नो राम इज नॉट रीडिंग बुक। तो इसके उत्तर दो होंगे, या तो यस होगा या नो। इसलिए इस प्रकार के बात को हमने जब इंट्रोगेटिव को भी मैं आपको समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के इसके दो थे, यस टाइप के और नो टाइप के। अब कहलाता इंक्वायरीज। अब हम कहते हैं व्हाट इज राम रीडिंग, राम क्या पढ़ रहा है। राम पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है, अब मुझे डिटेल में बताइए। अब इसका आंसर यस नो नहीं होगा। बुक्स पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स बुक्स पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेटर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो अब इसके लिए बुक तो पढ़ रहा, लेकिन बुक्स वो कौन सी बुक्स है? मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है, साइंस की है, एसएसटी है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर तो मैं कहूँगा नहीं, मैं जस्ट कॉमिक्स टाइप की कौन सी बुक है, नॉवेल है, कौन सा? तो इसमें टाइप ऑफ द आ गया। तो यहाँ पे जब इसको कहते हैं, एक तो WH काम कर रहा था, दूसरा हमने भाग तो वन इसको कहते हैं। वन तो क्वेश्चन मार्क ये कर रहा था, एक और मैंने इसको दूसरा तो एक को एक कहलाता, दो इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द डबल इंट्रोगेटिव, टू टाइप ऑफ द। पहले तो क्वेश्चन का आंसर इजमार से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब को इजमार बार बार हैज हैड बिल बिल सेड, तो इनका प्रयोग होता है। दूसरा क्या था, इसके WH और आ गया, तो इसको वन इसको कहा था डबल इंट्रोगेटिव। थर्ड वन इज कॉल्ड यू ऑल ऑफ देम आर नोइंग। इंपरेटिव कहलाता आज्ञा सूचक वाक्य, मुझे कहना भाई ऐसा करो, ओपन द डोर, गो एंड ओपन इट। मैंने आपको क्लियर करते जाऊं, आप यहीं पे निष्पत्त करते जाइए, नोटिस कर दें। ओपन द डोर, प्लक फ्लावर, फूल तोड़ो, गो देयर, वहां जाओ। तो ऐसे वाक्य कहलाते हमारे आदेश, हम आदेश दे रहे हैं। इन वाक्यों की एक कंडीशन होती है, ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है ना सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट भी नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, सहायक क्रिया नहीं। और एक कंडीशन होती है, यह हमेशा बी की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है, क्रिया की प्रथम अवस्था से, मूल अवस्था जिसे कहते हैं क्रिया की प्रथम अवस्था। इसलिए मूल अवस्था से ही प्रारंभ होता है। जी आप नोटिस कर दें, हमने बात कही इस ओपन द डोर, एक शब्द मैंने बोला ओपन द डोर, माने अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं ऐसा समझ सकते, खेल केवल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आए असर्टिव, सब्जेक्ट के पहले आ जाए इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आए नहीं इंपरेटिव। माय डियर स्टूडेंट, द थ्री टाइप ऑफ द सेंटेंस इज यूजिंग अप टू 10th क्लास। 10th क्लास में एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशंस, इन सब का प्रयोग 3 प्रकार के वाक्यों का होता है। मुख्य प्रयोग सबसे ज़्यादा आपके किए जाते हैं। फिर इन 2 प्रकार के वाक्यों का इंटर की तरफ आपका रुझान जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 3 टाइप ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट इज helping verb coming after subject, that is called the assertive. The body structure, notice करिए body structure of the sentence. सेंटेंस का पहले तो मैंने बता दिया आपको, सेंटेंस क्या है 3 प्रकार के। किसी भी बात को प्रस्तुत की जाती है, that is called the assertive. बात को प्रश्न बना के ताकि आप सामने वाला हमें उत्तर दे सके, उसकी आवश्यकता पड़ी, हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। जब हमें किसी भी आदेश देने की जरूरत पड़ी तब हमारा कहलाता है इंपरेटिव। लेकिन किसी असर्टिव में जब आश्चर्य जोड़ देते हैं, जैसे मैं असर्टिव में वाक असर्टिव जैसा आपको दिखता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ देते हैं जो एकदम आश्चर्य को प्रकट कर देता, ओह ही डाइड, ओह माय फादर सेल। तो जब मैं किसी चीज में आश्चर्य और एक्सक्लामेशन साइन का भी यूज किया जाता है, वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी
और अपनी इच्छा से निकलने वाले जो भी इच्छा सूचक बात होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे यू गो टू हॉल, तुम नर्क में जाओ, तो ऐसे सब जो निकलते हैं वो सब बात हमारी कहलाते हैं ऑप्टेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव में विलय कर दिया गया। ये तो कहलाते हैं साधन प्रेजेंटेशन की बात। अब आता है बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा। बॉडी स्ट्रक्चर के पहले हम आपको थोड़ी देर के लिए असर्टिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों के बारे में भी डीपली जाएंगे। अफर्मेटिव क्या कहलाते हैं, नेगेटिव क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव क्या कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। फिर इसके बाद हम बॉडी स्ट्रक्चर को समझा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम बॉडी स्ट्रक्चर से किसी भी सेंटेंस को समझते हैं। ओके, चलिए आइए, जब तक नोटिस कर लिए नेक्स्ट चैप्टर पे आए। नोटेड इट। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम just finishing this topic and I am requested to next day I am going to carry it after another topic in the same way, the part of the assertive, the part of the interrogative also, and the body structure of these main three sentences, that is assertive sentences, interrogative and imperative sentence. So I'm just finishing this video and I'm request to everybody to like, share and comments of this video, and also press the notification sign, and also saying to everybody who is watching this video, you are working hard to your study at a nowadays, that is the time of the corona times, and the corona is very I can no words to say about the that is a disease. So you can kept your home to safe and size. Do not touch to hand and the body to another. Whenever you are standing to the second person, then there is the distance between near about 1 or 2 meters, and follow the rules and regulation of the governments, doctors and the staff. Okay, thank you very much. Have a nice day. I meet you next day just like this one. Thank you very much.